हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? मौज मस्ती हो रही है कि नहीं? हैप्पी हैप्पी दिवाली अपनी जा चुकी है और हम वापस आ चुके हैं पढ़ाई में। एकदम न्यू स्टार्ट हो रही है अपनी क्लास 7th की फुल एंड फाइनल। बहुत तेजी के साथ शुरुआत हो रही है और वेलकम है आप लोगों का जो पहली बार इस चैनल पे आए हो। भाई मैं बता दूं, ये चैनल है फुल ऑन मौज मस्ती का। क्लास 6 को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, 8th के भी काफी चैप्टर्स हो चुके हैं एंड टाइम है क्लास 7th पे अटैक कर देने का। भाई ये चैनल ही का मोटो है पढ़ाई विद मौज मस्ती। क्या जी भैया? पढ़ाई विद मौज मस्ती। तो यहां पे कोई लोड नहीं लेता है, सब चिल मार के पढ़ते हैं। चलो आज तुम डेमो देख लो यार। पहला चैप्टर तुम्हारा हिस्ट्री का पढ़ाऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा ऐसे पढ़ाऊंगा, तुम देखते रह जाओगे भैया क्या मौज आ गई, सब कुछ समझ में आ गया। एकदम लुल्लू पुल्लू चुक्कू चुक्कू चैप्टर है, इजी है, कुछ भी नहीं पढ़ना इसमें ज्यादा। जो जो बताता जाऊं सुनते जाना ध्यान से और सब कुछ दिमाग में बैठता चला जाएगा। पहला टॉपिक अपना आता है मैप्स, ठीक है? तो ये रिवीजन है, पूरा चैप्टर अपन कवर करेंगे बट अभी उसकी नीड ही नहीं है। मैं आपको रिवीजन नोट्स के साथ ही इतने अच्छे तरीके से चैप्टर समझा दूंगा ना कि चिल मारो। मुझे पता है तुम्हारा एग्जाम बहुत ही पास है और तुम्हें उसके लिए पढ़ना है, डोंट वरी, मैं फुल क्लियर करा दूंगा। तो चिल मारो। सबसे पहले बात करते हैं भैया मैप्स की। तो अब चैप्टर शुरू हो रहा है तो ध्यान से बैठ जाओ, एकदम कानों में लगाओ ईयरफोन, आलती पालती मार के आराम से बैठो जी। चलो भैया तो शुरू करो, अब बहुत बातें हो गई। अच्छा जी, चलो जी कर देते हैं फिर। मैप्स क्या होता है? मैप्स शो द चेंजेस दैट हैपन थ्रू आउट द ईयर्स। तो पहली लाइन याद रखनी है कि मैप्स क्या होते हैं? जो हमें चेंजेस बताते हैं जो सालों में हुए हैं। कैसे बता पाते हैं? आप किसी इंडिया का मैप देखो आज से 50 साल पहले का, इंडिया कुछ और था, पाकिस्तान इंडिया 50 साल नहीं 100 साल मान लो, या फिर और ज़्यादा, है ना? कब का? आज़ादी से पहले का, जब पाकिस्तान और इंडिया एक साथ थे। तो उससे क्या पता चला कि तब इंडिया और पाकिस्तान एक साथ थे। अब का मैप देखोगे तो पता चल जाएगा कितने चेंजेस आ गए, राइट? However, the maps were not constant always in the history. But history में maps हमेशा से constant नहीं रहे हैं. The accuracy of map differs throughout the period. और एक मैप कितना एक्यूरेट है ये टाइम टू टाइम डिपेंड करा है। जैसे कि आज के टाइम पे मैप 100% एक्यूरेट होते हैं, है कि नहीं? अगर गूगल पे दिखा रहा है कि यहाँ पे ये शॉप है तो होती ही है जनरली, ऐसा नहीं होता। बट आज से बहुत साल पहले ऐसा हुआ करता था कि जो इंडिया में एक राजा है, सपोज करो ए, और एक राजा है सपोज करो बी, इसने अपना इंडिया का मैप बनवाया, ठीक है? घोड़े भेजे, भाई देख के आओ तुम अंदाजे से। एक मैप बन गया, इंडिया कुछ दिल जैसा है। दूसरा ने बोला नहीं नहीं तुम जाओ, दूसरे ने बोला नहीं आलू जैसा है। तो इस तरीके से थोड़े बहुत चेंजेस होते ही थे क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। चेंजेस इन नेम ऑफ ज्योग्राफिकल प्लेसेस कैन ऑल्सो बी ट्रेस्ड थ्रू हिस्टोरिकल मैप्स। हिस्टोरिकल मैप्स की मदद से ज्योग्राफिकल प्लेसेस में जो जो चेंज आए हैं वो भी ट्रेस करी जा सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं टर्मिनोलॉजीज की। हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो टर्मिनोलॉजीज तो पढ़नी पड़ेंगी ना। तो न्यू और ओल्ड, कौन सी पुरानी है कौन सी नहीं है। द सिग्निफिकेंस, यूजेज एंड मीनिंग्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज चेंजेस ओवर टाइम। देखो भैया, शब्दों का जो मतलब है ना वो वक्त के साथ बदलता है। वाह भैया क्या बात करते, ओह मजा आ गया। समझो, द कॉन्टेक्स्ट चेंज्ड फ्रॉम ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल टू पॉलिटिकल। इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट फॉरेनर मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट इंडियन। अब देखो ध्यान से कैसे टाइम के साथ ना शब्दों का मतलब चेंज हुआ है। जैसे अभी मैंने बोला तो कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो एक वर्ड है जहां पे फॉरेनर। आज के टाइम पे फॉरेनर का मतलब क्या होता है? फॉरेनर मतलब भैया वो जो इंडियन ना हो, राइट? जो हमारी कंट्री का ना हो वो फॉरेनर कहलाता है, राइट? बट अगर आप मिडिवल टाइम की बात करो तो उस समय पे फॉरेनर किसी भी एक ऐसे इंसान को कहा जाता था जो शहर या गांव में एकदम से दिख जाता था, यानी कि किसी अनजान व्यक्ति को फॉरेनर कहा जाता था। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ हाउ context changed, how the new and old terminologies work in history. अब बात करते हैं हिस्टोरियंस एंड उनके सोर्सेस की। हम हिस्ट्री ही पढ़ पा रहे हैं, वाई? बिकॉज सम हिस्टोरियंस हैव रिटन इट, क्योंकि लोगों ने उसको रिकॉर्ड करा है, इसीलिए आज हम उसे पढ़ पा रहे हैं। तो कौन कौन से हिस्टोरियंस? मेजर सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। तो मेजर सोर्स कौन कौन से होते हैं हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन की? कौन से होते हैं भैया? कॉइन्स होते हैं, आर्किटेक्चर होता है, इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। तो कॉइन, भाई किसी राजा ने कॉइन चलाए वो हमें आज तक मिलते हैं। क्यों ये सब इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कॉइन्स कभी खत्म नहीं होते, है ना? भाई पेपर करेंसी चलाओगे फट जाएगी, गायब हो जाएगी, बट कॉइन्स कभी नहीं जाते, इसीलिए वो हमें आज भी मिल जाते हैं। सेम गोज विद आर्किटेक्चर, इंस्क्रिप्शन एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। आर्किटेक्चर की बात करें, भाई ताजमहल बना हुआ है, अब ऐसा तो है नहीं ताजमहल रातों रात गायब हो जाएगा। ताजमहल आज भी, इसीलिए उसकी ब्यूटी को आज तक हम जान पाते हैं, इसीलिए उसकी जो हिस्ट्री है उसको हम सब जानते हैं, राइट? इंस्क्रिप्शंस जो पत्थरों पे लिखे हुए हैं जो राजाओं ने लिखवाए थे, और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स जैसे कि वेदास, ये सब क्या है? टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स है।
The period from 700 AD to 1750 AD saw an increase in the number of textual record. तो 700 AD से लेके 1750 AD तक एक बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज आ गया किसमें, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स रखे जाने लगे। यानी कि 700 AD से पहले लोगों को इतना पता ही नहीं था कि भाई हिस्ट्री का क्या बेनिफिट है, तो वो कुछ नहीं करते थे। बट आफ्टर दिस टाइम एंड बिटवीन दिस टाइम बहुत सारे लोग क्या करने लगे, हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने लगे। हिस्ट्री एक्चुअली उस टाइम पे नहीं थी, उस टाइम का तो प्रेजेंट था, पर वो टेक्स्ट के फॉर्म में लिखने लगे, चलो यहाँ का राजा ये है, अशोक ये है, अशोक ये है, अकबर ये है, इस तरीके से, सो दैट जिसे आज हम पढ़ पा रहे हैं। द रीजन वॉज ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ पेपर एंड इट्स लो कॉस्ट। अब कोई कुछ पूछे क्यों, इसी टाइम पे क्यों लिखने लगे, इट इज बिकॉज ऑफ ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ पेपर एंड लो कॉस्ट, सिंपल, ठीक है। अब बात करते हैं न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स की। तो विद टाइम क्या बनने लगे, न्यू सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स बनने लगे। There was large scale and variety of developments occurred over the period between 700 AD and 1750 AD। इस टाइम के बीच में लार्ज स्केल डेवलपमेंट हुआ और बहुत अलग अलग तरीके का इंप्रूवमेंट होने लगे, जिसने क्या कर दिया, विच मेक इट चैलेंजिंग फॉर द हिस्टोरियंस टू मेक इट अवेलेबल फॉर द स्टडी। अब इतने ज़्यादा तेजी से चेंजेस हो रहे थे कि हिस्टोरियंस के लिए डिफिकल्ट होता जा रहा था इतना कुछ एक साथ रिकॉर्ड कर पाना। न्यू टेक्नोलॉजीज इन इरिगेशन, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट, वॉरफेयर अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नई नई टेक्नोलॉजीज दिखाई देने लग गई, इरिगेशन के सेक्टर में, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट, वॉरफेयर, हर जगह पे नई नई आपको टेक्नोलॉजीज दिखने लग गई। ट्रैवलिंग फॉर ट्रेड एंड एक्सप्लोरेशन ऑल्सो इंक्रीज। तो जो ट्रैवल होता था ना ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। राजपूत्स, अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स हु क्लेम्ड क्षत्रिय स्टेटस, गेन्ड इन इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं उस समय पे कौन राइज हुए, राजपूत राइज हुए, जो कि क्या कहते थे, जो क्षत्रिय कहते थे अपने आप को, थे एक्चुअल में वो क्षत्रिय थे, उनके पास क्षत्रिय स्टेटस था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस में आए। मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ ऑल्सो बिकेम इंपॉर्टेंट। ये सारी कास्ट वगैरह पॉलिटिकल ग्रुप्स जो थे वो पॉपुलर होने लगे इस टाइम पे। एंड देन केम डेफिनेटली, जिसकी अभी हम बात ही कर रहे हैं, जहाँ सब कुछ शुरुआत हुआ, वो है कास्ट सिस्टम। तो जैसे जैसे अभी आपको मैंने बताया कि कोई एक पर्टिकुलर जब समाज ऊपर उठने लगता है ना, जैसे राजपूत उठने लगे, तो भाई धीरे धीरे लोगों को लगा ओहो ये तो एक सिस्टम ही बन गया। जैसे क्या कहा गया, कास्ट सिस्टम। पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सब कास्ट। तो लोग क्या करने लगे, अपने आप को ना ग्रुप में बांटने लगे अलग अलग, जैसे कि जाति के बेस पे या सब कास्ट के बेस पे। दे वर रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशंस। लोगों को ना रैंक करने लग गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स, कि उसके पापा कैसे हैं या फिर उसके दादा कैसे हैं, उसके काम वो क्या करते हैं, इन बेसिस पे। जातीज फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। और अलग अलग जाति, जैसे भाई आप अलग अलग जाति समझ लो, शेड्यूल कास्ट, फिर अपर कास्ट, ये कास्ट वो कास्ट, ये सब लोगों ने खुद बना लिए रूल्स। कोई ऑफिशियली तो आया नहीं कि पार्लियामेंट ने निकाल दिया देखो भाई ये रूल है, अपर कास्ट ऐसे रहेगा, लोअर कास्ट, कुछ भी नहीं था। लोगों ने अपने आप बना लिए, ऐसा धर्म वो ये सब, ये सारी बकवास चीज़ें। रीजन एंड एम्पायर की बात करें अब, ड्यूरिंग दिस पीरियड मेनी डायनेस्टीज इमर्ज्ड। किस टाइम की बात कर रहे हैं, 700 से लेके 1715 AD तक। इस पूरे चैप्टर में हम इसी की बात कर रहे हैं ज़्यादातर। इस टाइम पे बहुत सारी डायनेस्टीज इमर्ज हुई, जैसे कि चोलास, खलजीज, तुगलक, मुगल वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज पैन रीजनल। तो देखो इतनी सारी डायनेस्टीज थी जो कि इस लेवल पे थी, जो पैन रीजन, पैन यानी कि पूरा इंडिया, लगभग ऑलमोस्ट इंडिया को कवर कर पा रहे थे, डाइवर्स रीजन को, है ना। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स की बात करें तो रिलीजन्स वॉज ऑफन क्लोजली एसोसिएटेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी। ध्यान से समझना इस बात का क्या मतलब है। रिलीजन जो है वो ऑफन क्लोजली एसोसिएटेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लोकल कम्युनिटीज़। तो ये काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड होता है जो लोकल कम्युनिटीज़ में चल रहा है। ध्यान से समझना क्या बात चल रही है। देखो ड्यूरिंग दिस पीरियड इंपॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन हिंदुइज्म, यानी कि देखो रिलीजन एक तरीके से फॉलो किया जा रहा था अपने तरीके से, जो वेदास में लिखा है, बट यहाँ पे बात चल रही है कि रिलीजन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने लगा बाय द लोकल कम्युनिटी। अब समझना एग्जाम्पल से कैसे। इस टाइम पे हिंदुइज्म क्या है, हिंदुइज्म एक रिलीजन है, इस्लाम क्या है, एक रिलीजन है, ये सारे एक रिलीजन है ना, क्या एक रिलीजन है। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड इंपॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन हिंदुइज्म। They included the worship of new deities, royal patronage of temples। तो हुआ क्या, as per small communities चेंजेस आने लगे। तो हुआ क्या, जैसे कि एक ग्रुप ऑफ है ना, उन्होंने अपने हिसाब से एक पूजा शुरू करी,
और उसको रिलीजन बना लिया। तो रिलीजन में छोटे छोटे कस्टमाइजेशन आने लगे अपने हिसाब से, अपनी नई डाइटीज़ कि भाई हम तो इस भगवान को मानते हैं, या ये वाले हमारे कुल देवी कुल देवता हैं, इस तरीके की चीज़ें आने लगी। समझ रहे हो? The teachings of Islam were also introduced through migrants and merchants. तो माइग्रेंट मर्चेंट वो लोग थे जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए, आइडिया शेयर करते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से इस्लाम की टीचिंग्स भी पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में स्प्रेड होने लगी। मुस्लिम्स रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द वन गॉड अल्लाह। तो ये चीज़ भी फाइनली सब मानने लग गए। अब बात करते हैं टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में। टाइम रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज इन बिलीफ। टाइम ने बहुत तरीके से हिस्टोरिकल पीरियड्स को चेंज किया। टाइम का क्या इंपॉर्टेंस रहा? देखो, टाइम रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन। टाइम की वजह से क्या दिखा है? चेंजेस दिखे हैं सोशल और इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन में। सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि लोग कैसे रहा करते थे, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इकोनॉमीज कैसे चलती थी, ये चेंज हुआ है विद टाइम इन परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ। परसिस्टेंस यानी कि आइडियाज, मतलब जो भी आइडियाज और बिलीफ चेंज हो रहे थे ना, उसके साथ साथ तो जैसे जैसे आइडियाज चेंज हुए वैसे वैसे सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज होता गया। आप समझो, ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड इंडियाज हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने क्या करा? इंडिया की हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश हिस्ट्री। सच बात थी, एक टाइम पे हिंदू रूलर हुआ करते थे बहुत सारे, अशोक वगैरह। आफ्टर दैट मुस्लिम रूल्स आए लगभग, जो वहाँ पे आपका पूरा अकबर, जितने भी अकबर और ये पूरा मुगल एम्परर, राइट। एंड आफ्टर दैट ब्रिटिश रूल था। तो इन 3 पार्ट्स में बांटा गया। मॉडर्न हिस्टोरियंस फोकस ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स, डिवाइडिंग हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड्स। बट मॉडर्न हिस्टोरियंस की बात करें तो उन्होंने फोकस किस पे किया? इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स पे। देखो, कुछ हिस्टोरियंस थे जिन्होंने इस तरीके से बांटा कि हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, बट वहीं पे जो मॉडर्न हिस्टोरियंस थे उन्होंने किस पे बांटा? उन्होंने बांटा इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स, और उन्होंने डिवाइड किया एंशिएंट हिस्ट्री, medieval history and modern history like this. तो with this we come to an end to this chapter. अब फटाफट क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। हाँ जी, तो चैप्टर अपन ने कवर कर लिया है, फटाफट बात करते हैं, फटाफट क्वेश्चन आंसर समझेंगे एंड विद दिस हम पूरा चैप्टर अच्छे से दिमाग में बिठा लेंगे। तो हमने समझ लिया है। अब लेट्स रिकॉल, हु वाज कंसिडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट? बहुत अच्छे से बताया था, एनी स्ट्रेंजर हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर वाज कंसिडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट। समझ में आया था ना कि जब भी कोई गांव में या शहर में कोई अनजान व्यक्ति नजर आ जाता था उसे फॉरेनर कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए यार। स्टे ट्रू फॉल्स, वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शन फॉर द पीरियड ऑफ आफ्टर 700। क्या हम 700 AD के बाद कोई इंस्क्रिप्शन नहीं ढूंढ पाते हैं? फॉल्स, इसके बाद तो ज्यादा ही ज्यादा मिलते हैं। द मराठास asserted their political importance during this period. Very true, correct. Forest dwellers were sometimes pushed out of their lands with the spread of agricultural settlements. कैसा होता था? जो लोग फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उन्हें कभी कभी लैंड से बाहर निकाल दिया जाता था एग्रीकल्चरल सेटलमेंट की वजह से, ऐसा होता था उस टाइम पे। ट्रू। सुल्तान घियासुद्दीन बलबन कंट्रोल्ड असम, मणिपुर एंड कश्मीर। क्या उसने ये करे थे कंट्रोल? जी नहीं करे थे। फिल इन द ब्लैंक्स। आर्काइव्स आर प्लेसेस वेयर डैश आर केप्ट। आर्काइव्स में क्या रखे जाते हैं? प्लेसेस वेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर केप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी कि वो स्क्रिप्ट्स जो हाथ से लिखी गई थी और आज तक प्रिजर्व करी गई हैं पेड़, पत्ते या फिर लकड़ी के पीसेस पे। और जियाउद्दीन बरानी वॉज अ 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर। क्रॉनिकलर कौन होते हैं? जो हिस्ट्री को मेंशन करते हैं, वो क्रॉनिकल्स को लिखते हैं। तो वो कौन था? जियाउद्दीन बरानी। पोटैटोज, कॉमन चिलीज, टी एंड डैश वर सम ऑफ द न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सबकॉन्टिनेंट। तो इस टाइम पे कौन कौन सी नई क्रॉप्स आई? वो थी पोटैटोज, आलू, कॉर्न, भुट्टा, चिली, है ना, टी और कॉफी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बताओ भाई, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो आए। द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड आर पर्शियन व्हील फॉर इरिगेशन। इरिगेशन में नई टेक्नोलॉजी आई जो कि कहती थी पर्शियन व्हील। स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, कपड़ा बनाया जाने लगा स्पिनिंग व्हील की मदद से। और फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, कॉम्बैट में फायर आर्म्स यूज होने लगे। फायर आर्म्स यानी कि ऐसे आर्म्स जिसमें आग वगैरह मतलब फेंकी जा सकती थी। नेक्स्ट, व्हाट वर सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड? तो रिलीजियस डेवलपमेंट मेजर कौन कौन से हुए, अब उसकी बात करते हैं। द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। इंपॉर्टेंट चेंजेस, पहला
इंपॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन द हिंदुइज्म रिलीजन विच इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज। एक एक चीज़ वही आ रही है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कितना क्रिस्प कंटेंट है यार, जो उधर पढ़ाया वही सेम क्वेश्चन में आ गया, तो बस चकदे फट्टे बल्ले बल्ले, और क्या चाहिए। हिंदू स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी, रॉयल्टी के पैसों से टेम्पल्स बनने लग गए। ब्राह्मण और प्रीस्ट की जो वैल्यू थी भाई बहुत बढ़ा दी गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डोमिनेंट सोसाइटी बना दी गई कि भाई शेड्यूल कास्ट नीचे हैं, ब्राह्मण ऊपर है, एंड सो। There were also the emergence of idea of भक्ति, that is a loving personal deity। भक्ति भी शुरू हो गई कि आप एक पर्सनल डाइटी यानी कि जैसे कृष्ण भक्ति में लीन हो गए कि एक ही भगवान को मानने वाले। ड्यूरिंग दिस पीरियड न्यू रिलीजन्स लाइक इस्लाम अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। इसी टाइम पे इस्लाम जैसे रिलीजन का क्या हुआ, ओरिजिन हुआ, शुरुआत हुई, जो कि कैसी टीचिंग्स लेके आए, होली कुरान की टीचिंग्स लेके आए। मेनी रूलर्स वर पैटर्न्स ऑफ इस्लाम एंड उलमा, उलमा और इस्लाम को मानने लगे, बहुत सारे ऐसे रूलर थे। In what ways has the meaning of the term हिंदुस्तान changed over the century? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। हिंदुस्तान वर्ड का मीनिंग किस तरीके से चेंज हुआ है। 13th सेंचुरी में तो मिनहाज ई सिराज एक क्रॉनिकलर था who wrote in Persian used हिंदुस्तान in a political sense for lands that were a part of dominions of the Delhi Sultan। सबसे पहले जो हिंदुस्तान वर्ड यूज किया था वो करा था मिनहाज ई सिराज नाम के एक इंसान जो कि क्रॉनिकलर था, जैसा मैंने आपको बताया, जो हिस्ट्री लिखते हैं, हिस्ट्री को रिकॉर्ड करते हैं। पर्शियन में उसने यूज करा था हिंदुस्तान एक पॉलिटिकल, किसमें, पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ डोमिनियन ऑफ द दिल्ली सुल्तान। तो दिल्ली सुल्तान के आसपास वाली जो जमीन थी ना, जो उसके डोमिनियन में थी, उसको यूज करा गया एज हिंदुस्तान। उसके बाद इन 13th सेंचुरी हिंदुस्तान नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। याद रखना 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान में साउथ इंडिया को नहीं इंक्लूड करा गया था। इट मेंट द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा और जो गंगा और यमुना के बीच में जो लैंड है ना, उसकी बात करी गई थी। 14th सेंचुरी में एक पोएट था, इसका नाम था अमीर खुसरो। उसने पहली बार एक वर्ड यूज करा हिंद फॉर द कल्चर एंड द पीपल ऑफ इंडस रिवर। तो हिंद वर्ड उसने किसके लिए यूज करा, उन लोगों के लिए जो इंडस नदी के आसपास रहने वाले थे। बट इन द 16th सेंचुरी बाबर जो था ना, मुगल एम्परर, उसने हिंदुस्तान यूज करा टू डिस्क्राइब ज्योग्राफी, द फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो उसने प्रॉपरली यूज करा कि इस पूरा एरिया जहाँ पे ये इंसान, जानवर, प्रजातियाँ रहती हैं, ज्योग्राफिकली उसने यूज करा हिंदुस्तान वर्ड को। Earlier, the term Hindustan never carried the political and national meanings which we associated with it today. But now this term is used nowadays for India. But आज के टाइम पे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये क्या है, एक पॉलिटिकल सेंस है, राइट, कि भाई हम अपने देश को बहुत प्यार करते हैं, तो इस तरीके से यूज़ किया जाने लगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो पता होना चाहिए। जातीज के जो अफेयर थे वो कैसे रेगुलेट होते थे। The affair of जातीज were regulated by an assembly of elders which is known as जाति पंचायत। तो जाति की पंचायतें होने लगी, जहाँ पे सारे जितने भी अफेयर्स होते थे, इन द सेंस जो भी इश्यूज होते थे, वो सारे डिस्कस होते थे एंड वहीं पे बनाए जाते थे। जातीज फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। वो अपने खुद के रूल्स बनाते थे। जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस गवर्न्ड बाय अ चीफ्टेन। तो उनके गाँव का भी एक सरपंच होता था, उसके रूल्स के अंडर ही सारे रूल्स बनने थे। What does the term pan regional empire mean? एक ऐसा एम्पायर जो पैन रीजनल है, उसका क्या मतलब है। The term pan regional empire mean the empire which were spanning diverse regions which was expanded to a larger area of regions like dynasty of Chola, खलजी, तुगलक, मुगल। तो मैं समझाता हूँ, जब कोई भी एक एम्पायर इतना बड़ा हो जाए, पैन इंडिया यानी कि काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करने लग जाए, पैन रीजनल यानी कि बहुत लार्ज एरिया, डाइवर्स रीजन, तब वो पैन रीजन कहलाया जाता है। जिसके कौन कौन से मेजर एग्जाम्पल हैं, चोलास, खलजीज, तुगलक एंड मुगल्स। व्हाट आर द डिफिकल्टीज हिस्टोरियन फेस इन यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट। तो कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता था, हाथ से लिखी गई स्क्रिप्ट्स, और उन्हें किस पे लिखा जाता था, पेड़ पौधों पे, यानी कि मतलब जो पेड़ की छाल होती है या फिर पत्तों पे, इन सारी चीज़ों पे। तो कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी उस समय पे, है ना। सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट बाय हैंड विच वर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। तो भाई राइटिंग उस समय की अलग थी, आज के टाइम पे संस्कृत और डिफिकल्ट हो चुकी है, मतलब उस समय की और डिफिकल्ट थी, आज के टाइम पे उसको समझना और डिफिकल्ट है। तो इसीलिए वो उस समय हाथ से लिखी गई थी, तो समझना मुश्किल था। अब कॉपीइंग में स्क्राइब्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस इन अ वर्ड और सेंटेंस विच ग्रू ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपीइंग। अब देखो, एक चीज़ से दूसरी चीज़ कॉपी हो रही, दूसरी से तीसरी, तीसरी ने भाई करते करते स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, वो अगले ने कॉपी कर दी और स्पेलिंग मिस्टेक बनती चली गई, तो इस तरीके की दिक्कतें आने लगी।
ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो हुआ करती थी ना, वो रेयरली मिलती थी। बाकी सब क्या होता था, कॉपीज पे डिपेंड होता था। Historians have to read different manuscript versions of the same text to guess what the author had originally written। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि भाई एक ओरिजिनल था, उससे बहुत सारे लोगों ने कॉपी लिखी और कॉपीज में सब थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया। तो बेचारा जो हिस्टोरियंस होते थे उन्हें साथ ये दिक्कत थी, उन्हें सारी मल्टीपल कॉपीज पढ़नी पड़ती थी टू फाइनली कंक्लूड कि एक्चुअली भाई ऑथर ने लिखा क्या था। ठीक है, तो हिस्टोरियंस ने पास्ट को किन तरीके से डिवाइड करा, ऑलरेडी ये क्वेश्चन भी अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा था, राइट। किस पे डिवाइड करा, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर, जो कि क्या क्या थे आपको याद होना चाहिए कि एक तो आपका एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, इस तरीके से डिवाइड करा था। मैं नहीं कवर कर रहा हूं, ऑलरेडी ये क्वेश्चन हो चुका है। एंड विद दिस हमने पूरा चैप्टर भाई कर दिया समाप्त। बल्ले बल्ले, चक दे फट्टे, मजा आ गया पूरा। आप बताओ आपको मजा आया कि नहीं भाई, आपके लिए फर्स्ट वीडियो थी तो फटाफट कमेंट करके बता दो भैया चक दे पट्टे मजा आ गया भाई, बल्ले दे बल्ले, पूरा चैप्टर हो गया कवर। अब मुझे कल पेपर में बिठा दो और मैं मौज कर दूंगा। ठीक है जी, कर दी कि नहीं कर दी। अब फटाफट जिसको अगला चैप्टर पढ़ना है फटाफट क्लिक कर दो, सामने आ रहा हो तुम्हारे लिंक, और पहुंच जाओ अगली वीडियो पे। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है फटाक से कर दो, मतलब तुरंत तुरंत, 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब मारो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहो बच्चा पार्टी।